विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से भारतीय कला का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, परंतु भारत में सुगठित एवं सुव्यवस्थित कला के युग का प्रारंभ मौर्य काल से ही हुआ। मौर्य युग से पहले कलात्मक अभिव्यक्ति के उत्पादनों, साधनों अथवा वस्तुओं तथा राजकीय प्रसरे एवं शांति में सुव्यवस्थित जनजीवन के अभाव में भारतीय कलाकारों को अपनी भावनाओं को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के अवसर बहुत कम मिले थे। कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए अधिकांशतः लकड़ी, कच्ची ईंटों, मिट्टी, हाथीदांत तथा धातु ही साधन के रूप में काम आते थे और राजनीतिक अस्थिरता के कारण कला के विकास के लिए अनुकूल वातावरण भी नहीं बन पाया था। परंतु मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ पहली बार भारत में राजनीतिक अस्थिरता का अंत हुआ और देश में शांति एवं समृद्धि का वातावरण बना। परिणाम स्वरूप इस युग में स्वभावतः कलाकारों को अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिलने लगे। इस स्थिति को मौर्य सम्राटों ने और मुख्यतः सम्राट अशोक ने कला और कलाकारों को प्रश्रय प्रदान कर और आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप मौर्य काल में भारतीय कला के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। फर्स्ट है शिल्पकला। मौर्य काल में कला के जिस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई वह शिल्प कला का क्षेत्र था। मौर्यों से पहले भारत में शिल्प कला में पत्थर का प्रयोग नहीं के बराबर होता था। सम्राट अशोक के काल में शिल्प कला के क्षेत्र में पत्थर एवं विशिष्ट प्रकार के मसालों का प्रयोग होने लगा। पूर्व में लकड़ी अथवा मिट्टी का प्रयोग होता था और इन साधनों उत्पादनों के प्रयोगों के आधार पर शिल्प कला के विविध स्मारकों का निर्माण जो है वो अशोक के काल में हुआ। मौर्य युग में होने वाली शिल्प कला की प्रगति को समझने की दृष्टि से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है स्थापत्य कला और दूसरा है मूर्ति कला। जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला के स्मारक चार रूपों में मिलते हैं। पहला है स्तंभ, दूसरा स्तूप, तीसरा भवन और चौथा है गुहागृह। पहला है स्तंभ। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के उत्तम नमूनों के रूप में अशोक द्वारा जो पाषाण स्तंभ बनाए गए उनका प्रमुख स्थान है। अशोक के काल में निर्मित लगभग 30 पाषाण स्तंभ भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। भारतीय एवं विदेशी स्थापत्य कला विशेषज्ञ अशोक के इन स्तंभों को मौर्य युगीन स्थापत्य कला के सर्वोत्तम प्रतिनिधि मानते हैं। अशोक के काल में निर्मित ये स्तंभ पत्थर के सूंडाकार, हाथी की सूंड के आकार के, किंतु ऊपर की ओर से पतले और नीचे की ओर से मोटे हैं। इनकी लंबाई 40 से 50 फीट तक है। प्रत्येक स्तंभ एक ही पाषाण खंड से बना हुआ है। इसका निर्माण जो स्तंभ है इनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया था। इन स्तंभों की कला को समझने के लिए जो कला विशेषज्ञ हैं उन्होंने प्रत्येक पाषाण स्तंभ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये एक चित्र मैंने कच्चा चित्र बनाया है स्तंभ का। ये 3 इसके पार्ट्स बताए गए हैं। पहला है भूमि के अंदर गड़ा हुआ पार्ट, दूसरा मध्य का लंबा दंड भाग और तीसरा है जो ऊपर का शीर्ष भाग। इन तीनों भागों की अलग अलग विशेषताएं हैं। स्तंभ के नीचे का जो भाग भूमि के अंदर गाड़ा जाता था उस पर मोर पक्षी की आकृतियां बनी हुई है जो कि काफ़ी सुंदर एवं सजीव प्रतीत होती है। इसी आधार पर चंद्रगुप्त के पिता को मोर पालने वाला माना जाता है। जो मध्य का जो भाग है सीधे और सुंडाकार है और एक ही विशाल बलुए और लाल पत्थर से निर्मित है। इन स्तंभों पर विशेष प्रकार का लेप किया गया है जिसकी जो चिकनाई और पॉलिश है, चमक है, वो आश्चर्यजनक है, आश्चर्य में डालने वाली है। ऐसा लेप किन वस्तुओं से किस प्रकार तैयार किया जाता था इसके रहस्य को अब तक नहीं बताया जा सका है। इनकी पॉलिश आज भी शीशे की भांति चमकती है। स्तंभों का तीसरा भाग कला की दृष्टि से विशेष महत्व का है। हर स्तंभ के ऊपर ऊपरी जो भाग है उस पर एक पत्थर के टुकड़े को हाथी, घोड़ा, सांड अथवा सिंह के आकार में तराश कर लगाया गया है।
किन्हीं किन्हीं स्तंभों पर पशुओं की आकृतियां चारों ओर बनी हुई है और उनकी पीठ के हिस्से बीच में से मिले हुए हैं। इसी प्रकार का अंकन जो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है, सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष भाग पर 4 सिंहों के रूप में किया गया है तथा मुजफ्फर जिले में सलेमपुर नामक गांव में मिले स्तंभ शीर्ष पर 4 सांडों के रूप में अंकन किया गया है। सारनाथ का जो स्तंभ है वो सबसे सुंदर है। मार्शल महोदय ने इसके बारे में कहा है कि यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके शीर्ष भाग पर 4 सिंह बने हुए हैं चारों ओर और उनके पीठ के हिस्से बीच में मिले हुए हैं। शीर्ष भाग की इन पशु आकृतियों के नीचे महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन का आकृति चिन्ह चक्र खुदा हुआ है और उसके आसपास 4 पशु जैसे बैल, घोड़ा, हाथी, सिंह आदि उत्कीर्ण है। चारों सिंहों की जो आकृतियां हैं उनकी गठीली मांसपेशियां, उनके गर्दन के बालों की बारीक लहरदार खुदाई है वो वस्तुतः प्रशंसनीय है। शीर्ष भाग की इन पशु आकृतियों के नीचे महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन की आकृति चिन्ह चक्र खुदा हुआ है जो कि सारनाथ में प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया था उसका प्रतीक है। इनके नीचे कमल की आकृति के आधार पर कुछ विद्वान मौर्य काल पर ईरानी प्रभाव को मानते हैं। दूसरा जो है शिल्पकला का नमूना वो है स्तूप। मौर्यकालीन स्थापत्य स्मारकों में स्तूपों का स्थान भी महत्वपूर्ण है। वैसे स्तूप निर्माण की परंपरा मौर्य युग से पहले भी प्रचलित हो गई थी, परंतु अशोक के ही युग में स्तूपों के निर्माण को विशेष प्रोत्साहन मिला। जो अशोक के युग में ये जो विशेष प्रोत्साहन मिला, स्तूप जो होते थे ईंटों या पत्थर के ऊंचे टीले से गुंबदाकार स्मारक है। किन्हीं स्तूपों के चारों ओर पत्थर का ईंटों की कलात्मक खुदाई या ईंटों की जो जालीदार बाड़ लगाई गई है। ये जो स्तूप होते हैं इनका निर्माण बुद्ध अथवा बोधिसत्व जो सत्य ज्ञान प्राप्त बौद्ध मतावलंबी होते थे उनके अवशेष रखने के लिए स्तूपों का निर्माण किया जाता था। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। जो सांची का जो स्तूप है भोपाल के निकट वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 77.5 फुट, व्यास 121 फुट तथा चारों ओर लगी हुई बाड़ की ऊंचाई 11 फुट है। इन स्तूप की बाड़ और इनके तोरण द्वारों की जो कला है वो बड़ी आकर्षक एवं सजीव है। ये आप एक स्तूप बना हुआ देख सकते हैं, सांची का स्तूप। जैसे इनके चारों ओर ये जो बाड़ है कलात्मक और इनके तोरण द्वार जो है इनकी कला बड़ी ही आकर्षक है। यहाँ बीच में मेदी होती है। ये जो स्तूप है अंडाकार भाग होता है। इसके ऊपर ये छतरी होती है, सबसे ऊपर बीच में इष्टि होती है, ये जो लकड़ी होती है, और यहाँ कलश रखा हुआ होता है और यहाँ हर्मिका होती है जो कि अस्थि पात्र की रक्षा हेतु बनी हुई होती है। कलश में अस्थि पात्र रखे जाते हैं, चारों ओर हर्मिका बनी हुई होती है और जो प्रवेश द्वार है उस पर जातक कथाएं, जीवन प्रसंग तथा जीवन प्रसंग की प्रस्तर मूर्तियां वगैरह बनी हुई होती है। ये प्रदक्षिणा पथ बना हुआ होता है। जो सांची का जो स्तूप है उसका चित्र 200 रुपये के नोट पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भवन। मौर्य काल के स्थापत्य स्मारकों में राजमहलों या भवनों का भी अपना विशिष्ट स्थान है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजमहल है उनको देखकर मैगस्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त के भवन ईरान के सुसा तथा इकबाताना के भवनों से सजावट और कला में अधिक सुंदर है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक भारत में भवनों और मकानों का निर्माण लकड़ी व ईंटों से होता था, परंतु अशोक के समय में इस क्षेत्र में पत्थर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कश्मीर के श्रीनगर और नेपाल के ललित पाटन नामक नगरों का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। अशोक के द्वारा बनवाए गए पाटलिपुत्र के राजमहल की कला और सुंदरता को देखकर गुप्त काल में भारत की यात्रा करने वाले जो चीनी यात्री था फायान, वो आश्चर्यचकित हो गया था और उसने लिखा है कि अशोक के महल व भवनों को देखकर लगता है कि इस लोक के मनुष्य
इन्हें नहीं बना सकते, ये तो देवताओं द्वारा बनाए गए होंगे। यद्यपि समय बीतने के साथ अब मौर्य काल की उन्नत स्थापत्य कला को बताने वाले भवनों के अवशेष नहीं रहे हैं, परंतु यूनानी एवं चीनी यात्रियों के विवरणों और पुरातात्विक खुदाई में निकले पूरा मौर्य युगीन भवनों के अवशेष इस बात के प्रमाण है कि भवन निर्माण कला में भी मौर्य युग के कलाकार दक्ष थे। नेक्स्ट है गुहागृह या गुफाएं। पत्थर की कठोर चट्टानों को काटकर उन्हें निवास गृह, उपासना गृह तथा सभा भवनों का आकार देना भारतीय स्थापत्य कला की मौलिक शैली मानी जाती है और इसका जो प्रारंभ है वो मौर्य युग से ही माना जाना चाहिए। मौर्य सम्राट अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ ने ऐसे कई गुहागृह बनाए तथा अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के साधु सन्यासियों के रहने के लिए भेंट किए। मौर्य युग में निर्मित ऐसे गुहागृह नागार्जुन और बाराबार की पहाड़ियों में बने हुए हैं। सम्राट अशोक ने बाराबार की पहाड़ियों तथा उसके पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों अर्थात साधु सन्यासियों को ये गुफाएं बनाकर प्रदान की थी। बाराबार की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं, करण चौपड़, सुदामा, विष्णु झोंपड़ी और लमस ऋषि, तथा नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाएं जिनमें गोपी, वेदातिका और वाप्य का कुब्बा ये गुफाएं हैं। जो गुफाएं इनमें लोमस ऋषि की गुफा अधिक प्रसिद्ध व श्रेष्ठतम है, जिसकी कोठरी अंडाकार है तथा मेहराब में जाली का प्रयोग हुआ है। इसके प्रवेश द्वार पर हाथियों द्वारा स्तूप पूजा का दृश्य अंकित है। नेक्स्ट है मूर्ति कला। मौर्य कला का क्षेत्र भवनों, स्तूपों और स्तंभों तक ही सीमित न रहा, अपितु मूर्ति कला के क्षेत्र में भी इस युग में पर्याप्त उन्नति हुई। मथुरा के पास परखम में मिली यक्ष की मूर्ति, बैसनगर की स्त्री की मूर्ति और पटना और दीदारगंज में मिली मूर्तियां विशेष कलात्मक और उल्लेखनीय है। अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर बनी चारों शेरों की जो मूर्तियां उनको देखकर तो डॉक्टर स्मिथ ने कहा कि इतनी प्राचीन और इतनी सुंदर पशुओं की मूर्तियां किसी देश में पाना दुर्लभ है। रामपुरा स्तंभ के शीर्ष भाग की सांड की मूर्ति के बारे में डॉक्टर जॉन मार्शल लिखते हैं कि वह अनुपम है। प्राचीन संसार में उस जैसी प्रभावशाली कोई मूर्ति उपलब्ध नहीं है। मौर्य काल में चित्रकला के क्षेत्र में भी प्रगति होने लगी थी। बहुत शैली के चित्रों की रचना मौर्य युग में प्रारंभ हो गई थी, परंतु अभाग्यवश उस काल की चित्रकला के पर्याप्त नमूने उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। अतः मौर्य काल जो है वो भारतीय कला के इतिहास का एक महत्वपूर्ण परिच्छेद है, परंतु कला, साहित्य और धर्म और समाज की समृद्धि एवं उन्नति तभी होती है जब राष्ट्र में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे और सांस्कृतिक विकास के लिए शासक वर्ग अथवा राज्य का संरक्षण प्राप्त हो। मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य की उन्नति के लिए ऐसा सब कुछ करने का प्रयत्न किया, परिणाम स्वरूप देश में सांस्कृतिक विकास संभव हुआ। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।